आज से करीब 2000 साल पहले की बात है। रोम सिटी के सेंटर में एक बहुत बड़ी आग लगी थी, जिसे द ग्रेट फायर ऑफ रोम भी कहा जाता है। ये आग इतनी डेंजर थी कि इसमें कई हजारों से ज्यादा लोग होमलेस हो गए थे और 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इतना सब होने के बाद नेरो क्लॉडियस, जो उस टाइम के रोमन एम्परर हुआ करते थे, इन्होंने देखा कि ये जगह पब्लिक के यूज करने जैसी नहीं रही, तो उन्होंने इस जगह को अपने अंडर में ले लिया और पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह यूज करने लगे। कई लोग ये दावा करते हैं कि नेरो क्लॉडियस ने ही आग लगाई थी ताकि सारे लोग ये जगह छोड़कर जा सके। इस जगह पर नेरो क्लॉडियस ने कई सारे गार्डन बनवाए, आर्टिफिशियल लेक क्रिएट की और अपने जगह के एंट्रेंस पर एक बहुत बड़ी स्टैचू सेटअप की, जिसे द स्टैचू ऑफ क्लोजस नेम दिया गया। कई सालों बाद नेरो क्लॉडियस की मौत की खबर सुनते ही उनकी जगह को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, लेकिन जो स्टैचू थी क्लोजस ऑफ नेरो वाली, वो अभी भी प्रिजर्व रखी गई थी। नेरो की मौत के बाद उस टाइम पर रोम पर राज कर रहे थे वेस्पेसियन, जो कि फ्लेवियन डायनेस्टी के रोमन एम्परर थे। एम्परर वेस्पेसियन ने सोचा अब इस जगह को वापस कैसे यूज किया जा सके कि लोगों का ध्यान फिर से आकर्षित हो इस जगह की तरफ। कई देर सोचने के बाद उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अब इस जगह पर एक एम्पी थिएटर बनाया जाएगा, जो कि रोम के एकदम सेंटर में भी होगा और रोमन्स इस जगह को कभी नहीं भूलेंगे और इसका आनंद लेते रहेंगे। The largest amphitheater in the ancient world has just opened. The Colosseum in Rome is one of the most iconic structures in the history of humanity. The Colosseum still stands as an epic engineering masterpiece. Today, it is regarded as It was a way to demonstrate Roman control over the entire world, both the human world and also the natural world. On top, they build an enormous structure, the Colosseum, a symbol of a city to be shared by all Romans. कई सोर्सेज के मुताबिक एक एस्टिमेट लगाया जाता है कि 70 से 72 एडी के बीच में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया था। इस एम्फीथिएटर की कंस्ट्रक्शन के लिए इजराइल जेरूसलम से कई ज्यूइश कैदियों को बुलाया गया था। कई फेमस इंजीनियर्स, रोमन आर्किटेक्ट्स और आर्टिस्ट हायर किए गए थे इस एम्फीथिएटर को बनाने के लिए, लेकिन हिस्ट्री में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि इस एम्फीथिएटर का आर्किटेक्ट कौन था। 79 एडी में एम्परर वेस्पेसियन की डेथ हो जाती है और इनके डेथ के वक्त इस एम्फीथिएटर का तीसरा फ्लोर ऑलमोस्ट कंप्लीट करा दिया जाता है। इनकी डेथ के बाद इनके बेटे एम्परर टाइटस के अंडर में जो आखिरी फ्लोर था एम्फीथिएटर का, वो कंप्लीट करा दिया जाता है और इसी तरह करीब 10 साल का ड्यूरेशन लगा इस पूरे एम्फीथिएटर को बनाने में और क्लोजस की उस स्टैचू को एम्फीथिएटर के बाहर सेटअप कर दिया जाता है। क्लोजस वर्ड एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा बड़ा, और इसी से एक नया वर्ड फॉर्म किया गया कोलोसियम, जो कि ऑफिशियली इस एम्फीथिएटर को दिया गया। कोलोसियम ट्रेडिशनली फेमस था ग्लैडिटोरियल गेम्स के लिए। ग्लैडिटोरियल गेम्स एक ऐसा गेम था जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोगों को फुल आर्मर और स्वॉर्ड के साथ कोलोसियम के ग्राउंड में उतार दिया जाता था और फिर इन दोनों के बीच में फाइट कराई जाती थी, तब तक जब तक सामने वाला ओपोनेंट पूरा ब्लडी नहीं हो जाता। ये कोलोसियम इतना बड़ा था कि इसमें एक टाइम पर 50,000 से ज्यादा लोग बैठ सकते थे और इन ग्लैडिटोरियल गेम का आनंद ले सकते थे। और जाहिर सी बात है, उस टाइम पे फुटबॉल या क्रिकेट जैसे गेम्स नहीं होते थे, तो ग्लैडिटोरियल गेम्स एक मेजर सोर्स हुआ करता था लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उस टाइम कोई टिकट या फीस नहीं ली जाती थी लोगों से। कोलोसियम एक तरह से फ्री था पूरे रोम के लोगों के लिए, लेकिन जो सीट्स थे वो अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किए गए थे। जैसे कि जो सबसे नीचे का सेक्शन होता था उसे इमा केविया कहा जाता था, जहाँ पर एम्परर जैसे लोग बैठा करते थे। फिर इसके ऊपर का जो सेक्शन था उसे मेनियम प्रीमियम कहा जाता था, जहाँ पर उस टाइम के अमीर लोग बैठा करते थे। और फिर उसके ऊपर का जो हिस्सा था उसे मेनियम SI कहा जाता था, जहाँ पर ऑर्डिनरी सिटीजन्स बैठा करते थे। और फाइनली जो टॉप का सेक्शन था उसे मेनियम SL कहा जाता था, जहाँ पर गरीब लोग और मजदूर बैठा करते। एक वेलेरियम टाइप के शीट को पूरे कोलोसियम के ऊपर स्ट्रेच किया गया था ताकि अंदर जो लोग बैठे थे उन्हें सूरज की धूप से प्रोटेक्ट किया जा सके। 36 ट्रैप डोर्स बनाए गए थे पूरे एरिना में, जहाँ ग्लैडिएटर्स और एनिमल्स को होल्ड किया जाता था गेम शुरू होने से पहले। और इसके अलावा कई अंडरग्राउंड पैसेज और एंशिएंट एलिवेटर्स भी क्रिएट किए गए थे, जो कि मेन फाइटिंग के दौरान एनिमल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज किए जाते थे। 81 एडी में एम्परर टाइटस ने कोलोसियम की ओपनिंग की खुशी में 100 डेज के लिए ग्लैडिटोरियल गेम्स ऑर्गेनाइज किए थे। हर दिन नए नए ग्लैडिएटर्स को बुलाया जाता था और नए नए एनिमल्स लाए जाते थे, और एनिमल्स में ज्यादातर लायन, टाइगर, राइनो, क्रोकोडाइल और बियर्स हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही गेम खत्म होता था पूरा एरिना ग्राउंड खून से भर जाता था।
जितना ज़्यादा लोगों को देखने में मज़ा आता था उतना ही ज़्यादा ग्लैडिएटर्स को अपनी जान की परवाह होती थी, क्योंकि अगर 10 लोग एरिना में फाइट करने उतरते थे तो उसमें से 2 या 3 लोगों के चांसेस रहते थे जिंदा रहने के। यही नहीं, डियो कैसियस जो उस टाइम के फेमस हिस्टोरियन हुआ करते थे, इन्होंने नोटिस किया कि जब 100 दिन के ग्लैडिएटोरियल गेम्स हुए थे उसमें करीब 9000 से भी ज्यादा जानवरों को मारा गया था ग्लैडिएटोरियल्स के द्वारा। कुछ ही दिनों बाद लोगों के एक्साइटमेंट को देखकर कोलोसियम में नेवल बैटल को भी स्टार्ट किया गया। जी हाँ दोस्तों, नेवल बैटल यानी शिप्स का बैटल। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि कोलोसियम में तो कोई पानी नहीं और शिप्स कैसे आते थे एरिना ग्राउंड में। पानी का इतना बेहतरीन सिस्टम क्रिएट किया गया था कि कई वाटर कैनाल्स बनाए गए थे इस कोलोसियम में, जिसके जरिए एरिना ग्राउंड में पानी सप्लाई किया जाता था और पूरे एरिना ग्राउंड को 5 फीट की हाइट तक फिल कर दिया जाता था वाटर से, और इन्हीं वाटर कैनाल्स के थ्रू शिप्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता था एरिना ग्राउंड में, और इसी तरह नेवल बैटल खेला जाता था इस कोलोसियम में। कई सालों तक सब अच्छा चलता रहा, लोग आते रहे, ग्लैडिएटोरियल गेम्स होते गए, लेकिन 217 एडी में कोलोसियम लाइटनिंग फायर की वजह से बहुत ज्यादा डैमेज हो गया। जो सबसे ऊपर की वुडन लेवल थी इस एम्पी थिएटर की, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। कई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में ये भी है कि 240 एडी तक भी कोलोसियम को पूरी तरह से रिपेयर नहीं किया गया था, लेकिन 250 एडी से 320 एडी के बीच में कोलोसियम को वापस से रिपेयर कर लिया गया था। 399 एडी में ग्लैडिएटोरियल गेम्स की वजह से बहुत सारे लोगों की मौत होने लगी, जिसकी वजह से रोमन एम्परर होनोरियस ने ग्लैडिएटोरियल फाइट्स की प्रैक्टिस करने से बैन कर दिया। लेकिन कई हिस्टोरिकल इवेंट्स में मेंशन किया गया है कि 404 एडी में ग्लैडिएटोरियल गेम्स वापस से स्टार्ट कर दी गई थी लोगों के एक्साइटमेंट को देखकर। आखिरी बार ग्लैडिएटोरियल फाइट मेंशन की गई थी 435 एडी में, और फिर उसके बाद कोई भी ग्लैडिएटोरियल फाइट नहीं कराई गई थी, सिर्फ और सिर्फ एनिमल हंटिंग कराई जाती थी कोलोसियम में। एनिमल हंटिंग भी 530 एडी तक ही की गई थी, और फिर उसके बाद एनिमल हंटिंग से रिलेटेड कोई भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं है। कहा जाता है कि इस 450 साल के पीरियड में यानी 80 एडी से लेकर 530 एडी तक करीब 40 लाख से भी ज्यादा लोग और 10 लाख से भी ज्यादा जानवरों को मारा गया था कोलोसियम के गेम्स में, जिसकी वजह से कोलोसियम को फाइनली फाइटिंग के लिए क्लोज कर दिया गया था। 600 एडी में कोलोसियम में एक छोटा सा चर्च टाइप रूम बना दिया गया था, और जो एरिना का ग्राउंड था उसे एक सिमेट्री के तौर पर यूज करना शुरू कर दिया गया था। 600 एडी से लेकर 12th सेंचुरी तक कोलोसियम को इसी तरह यूज किया गया, और जितना भी एम्प्टी स्पेसेस और सिटिंग एरिया था कोलोसियम का, उसे एज अ हाउसिंग और वर्कशॉप के तौर पर यूज करना शुरू कर दिया गया था। 12th सेंचुरी तक तो सब ऐसा ही चलता रहा, लेकिन 12th सेंचुरी में कोलोसियम को फ्रैंगीपनी क्लैन ने अपने कंट्रोल में ले लिया। फ्रैंगीपनी क्लैन उस टाइम पर रोमन की सबसे पावरफुल क्लैन हुआ करता था। इन्होंने कोलोसियम में अपनी फोर्टिफाइड सेटलमेंट कर ली थी और इसे फैले के तौर पर यूज किया करते थे। 1349 एडी कोलोसियम ने फिर एक और बार ग्रेट अर्थक्वेक का सामना किया, लेकिन इस बार कोलोसियम बहुत ही गंभीर तरीके से डैमेज हो गया था। इसके बाद कोलोसियम के स्टोन्स को रीयूज कर लिया गया था आसपास के चर्चेस, हॉस्पिटल्स बनाने में। 1400 से 1450 के बीच में कोलोसियम के आसपास रहने वाले लोगों की धीरे धीरे तादाद कम होने लगी, जिसकी वजह से जो बचे खुचे लोग जो आसपास रहते थे कोलोसियम के, उन्होंने भी इस जगह को इनसिक्योर छोड़ दिया। और फिर ऐसा वक्त आया जब कोलोसियम एक पॉपुलर अड्डा बन गया था चोरों और डाकुओं के लिए। एक वक्त ऐसा था इस कोलोसियम के लिए कि लोग इसके बिना रहते नहीं थे, और अब एक वक्त ऐसा आ गया था कि लोगों ने इसे वापस मुड़ के भी नहीं देखा। इससे हमें एक ये सीख मिलती है कि हमारे लाइफ में भी एक वक्त ऐसा ही आता है कि लोग हमें मुड़ के नहीं देखते और हमें हेट करते हैं। बस हमारा काम इतना होता है कि हमें उसे झेलने की पावर होनी चाहिए। इसके बाद कोलोसियम से रिलेटेड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मेंशन किया जाता है 1671 में। कार्डिनल अल्ट्री जो कि प्रीस्ट थे चर्च के, उन्होंने ऑथराइज किया था कि कोलोसियम को हम बुल फाइट के लिए यूज किया करेंगे, लेकिन लोगों के नेगेटिव रिएक्शन की वजह से इस आइडिया को भी स्टॉप कर दिया गया। 1900 यानी कि 20th सेंचुरी में ज्यादा वेजिटेशन और घास ओवरग्रोन हो गई थी पूरे एम्पी थिएटर पर, जिसकी वजह से कोलोसियम का स्ट्रक्चर धीरे धीरे डैमेज होने लग रहा था। लेकिन उस टाइम चर्च के बड़े प्रीस्ट लोगों ने कई स्टेबलाइजेशन और रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट किए कोलोसियम को रिपेयर करने के लिए। 21st सेंचुरी यानी आज के टाइम कोलोसियम दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्ट्रक्चर है, जहां पर हर साल 4 मिलियन से भी ज्यादा विजिटर विजिट करते हैं। 1943 साल पहले भी ये दुनिया का सबसे बड़ा एम्पी थिएटर हुआ करता था, और आज भी ये दुनिया का सबसे बड़ा एंशिएंट एम्पी थिएटर है, जिसे फ्लेवियन एम्पी थिएटर के नाम से भी जाना जाता है। इतना ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन देखने के बाद जुलाई 7, 2007 में कोलोसियम को वन ऑफ द 7 न्यू वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड भी घोषित किया गया है।